गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में हमारे स्टार्ट किया था वेक्टर्स। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो देखिए, वेक्टर हमारे पास में दो तरह के होते हैं, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो दो तरह के अपने पास में वेक्टर हो गए, एक हो गया पोलर, एक हो गया एक्सियल। अब देखिए जरा समझते हैं पोलर वेक्टर कौन से होते हैं। देखो, पोलर वेक्टर वो हैं जिनके पास खुद का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां पर एक बॉक्स है, आपने इस बॉक्स को रस्सी से बांधा और इस डायरेक्शन में खींचना स्टार्ट कर दिया उस रस्सी को। ये रस्सी है, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आप जब बॉक्स को रस्सी से बांध करके इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो आप इस बॉक्स के ऊपर क्या लगा रहे हैं? एक फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो, ये फोर्स किस पॉइंट पर लग रहा है? ये फोर्स इस पॉइंट पर लग रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया इसका। ठीक है ना? या इसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये फोर्स किस पॉइंट पर अप्लाई हो रहा है? आप कहेंगे इस पॉइंट ए पर अप्लाई हो रहा है। ये इसकी क्या होगी? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो फोर्स मेरे पास में जिसके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, कौन सा वेक्टर बन गया? पोलर वेक्टर। ठीक है ना? तो पोलर वेक्टर वो होते हैं जिनके पास में स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, जैसे कि फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है ना? आगे और वेक्टर पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। तो ये पोलर वेक्टर है। अब देखते हैं, देखिए एक्सियल वेक्टर। ये वेक्टर आपके रोटेशनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये किस डायरेक्शन में लगते हैं? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्शन में लगते हैं। अब देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास में तीन तरह का कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जेड होता है, जो इस स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैं बाहर की तरफ तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं, तो मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, जेड। ठीक है ना? अब क्या करता हूँ मैं, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास में ये कोई ओरिजिन है मेरा, और इसके चारों तरफ मान लीजिए कोई बंदा है जो रेस लगा रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। तो इस ओरिजिन से इस पर्सन की हर बार डिस्टेंस क्या रहेगी? आर रहेगी। अब मैं क्या करूं, इस ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर एक्सिस खींच देता हूं। अब आप कहेंगे सर परपेंडिकुलर एक्सिस तो पेपर के परपेंडिकुलर गिरेगा, यानी कि या तो बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि जेड एक्सिस इसका क्या होगा? परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। तो देखिए, ये जो मेरा बंदा है इस जेड एक्सिस के चारों तरफ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो मेरा ये जो जेड एक्सिस है इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि भाई मेरा जो बंदा है इस एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है। तो मेरा जो जेड एक्सिस है इस केस में वो क्या बन जाएगा? एक एक्सियल वेक्टर। ठीक है ना? एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ये एक्सियल वेक्टर्स को हम सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए, एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? जो किसी भी बॉडी का रोटेशनल इफेक्ट दें। जैसे कि अब ये बॉडी मेरी जेड एक्सिस के चारों तरफ घूम रही है, तो जेड एक्सिस इस बॉडी का रोटेशनल इफेक्ट दे रहा है, तो जेड एक्सिस मेरा एक्सियल वेक्टर बन गया। एक्सियल वेक्टर को हम सूडो वेक्टर्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इनका, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, हम कुछ एक डेफिनेशंस की बात करेंगे वेक्टर्स में। और जैसे कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इक्वल वेक्टर क्या होते हैं, नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, को इनिशियल, को लीनियर, को प्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। ठीक है ना? देखिए, ये नाम ही अपने आप बता रहे हैं तुम्हें। जैसे को प्लेनर, को का मतलब क्या होता है? सेम। प्लेनर का मतलब प्लेन, जो एक ही प्लेन में हो। प्लेन जैसे कि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, तो आप क्या कहेंगे? ये मेरा क्या बन गया? एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना? तो जो एक ही प्लेन में हो। को लीनियर, को सेम, लीनियर लाइन, इसकी डेफिनेशन के साथ देखेंगे, यानी कि जो एक ही लाइन के अलोंग हो। ठीक है ना? लाइन सेम। को इनिशियल, इनिशियल स्टार्ट, को सेम, यानी कि जिनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो। नेगेटिव, यानी कि जो नेगेटिव हो। इक्वल, यानी कि जो क्या हो? इक्वल हो। यूनिट, यूनिट मतलब वन, यानी कि जो वन हो। वन कैसे होंगे ये देखेंगे। चलिए, एक एक डेफिनेशन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर। देखिए, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कब होगा? जब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 यूनिट। तो क्या हो रहा था? यूनिट मतलब 1, यानी कि वो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 यूनिट है, और डायरेक्शन क्या है? सेम है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कह देता हूं कि मेरे पास में कोई वेक्टर ए है, वो इस तरफ जा रहा है। बताओ इसका यूनिट वेक्टर कौन होगा?
तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर मान लीजिए वो होगा जिसकी डायरेक्शन तो ए वाली ही हो पर उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 यूनिट हो जाए। तो मैं कह दूंगा कि ये जो वेक्टर है मेरा, ये इस ए का क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर को हम कोई भी वेरिएबल और उसके ऊपर हैट लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं, टोपी, कैप, यानी कि इसको हम कैप भी बोल सकते हैं, इसको हम हैट भी बोल सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। मैं इधर लिख भी देता हूँ एक बार इसको मिटा करके। कोई आपसे पूछे कि बताओ यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आप कहेंगे कि सर किसी भी अलजेब्रिक नंबर के ऊपर हैट लगा दें या उसको कैप पहना दें, तो वो मेरे पास में क्या बन जाएगा, मेरा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। अब देखिए डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए वेक्टर के, मैग्नीट्यूड 1 हो जाने से। अब मैं कह दूं तुम्हें कि इस ए का यूनिट वेक्टर निकालो, तो आप कहेंगे भाई ए का यूनिट वेक्टर तो ए के ऊपर कैप पहना दिया, यूनिट वेक्टर है, क्या होगा भाई, मैं कह दूं वेक्टर ए और इसको मैं डिवाइड कर दूं किससे, इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल ए, या मैग्नीट्यूड को दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, इसके मॉडुलस के साथ। तो मेरा ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसके यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है भाई। अब किसी के दिमाग में हो कि हमने इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड क्यों किया, सोचो अगर ए का मैग्नीट्यूड 6 है, मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर मैं 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तभी तो मैग्नीट्यूड 1 बनेगा, है ना। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है और डायरेक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, तो डायरेक्शन रिमेन सेम। तो ये फॉर्मूला, ये बहुत ही ज़रूरी फॉर्मूला है बेटा, आगे इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे सारी फिजिक्स में। ठीक है, यूनिट वेक्टर। अब देखिए इक्वल वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स हैं जिनकी सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम ही डायरेक्शन हो, क्योंकि वेक्टर है बेटा, अकेले मैग्नीट्यूड से नहीं काम चलेगा, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं मेरा ए है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, कह दूं इसका मैग्नीट्यूड 6 मीटर है। साथ में कह दूं मेरा बी है, इसी तरफ जा रहा है पर इसका मैग्नीट्यूड 4 मीटर है। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, आप कहेंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है ना। अब मैं कह दूं मेरे पास में कोई वेक्टर सी है, मैग्नीट्यूड तो 6 ही है पर डायरेक्शन उल्टी है, तो क्या ये इक्वल होंगे, आप कहेंगे नहीं, डायरेक्शन अलग है, तो ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू सी। मैं कह दूं कोई वेक्टर डी है जिसका मैग्नीट्यूड 6 ही है और डायरेक्शन डी सी वाली है, तो ये दोनों का देखो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो आप क्या कहेंगे, सी मेरा इक्वल है किसके, डी के। तो ये दोनों वेक्टर मेरे क्या बन जाएंगे, इक्वल वेक्टर्स बन जाएंगे। यानी कि वो वेक्टर जिनका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम ही डायरेक्शन हो, उनको हम इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव वेक्टर, नाम ही बता रहा है नेगेटिव, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो पर डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो मान लो मैं कह दूं मेरे पास में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा ओरिजिन हो गया ओ, इधर मेरा एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, और आपको पता है इधर एक्स मेरा क्या होता है, नेगेटिव, और नीचे की तरफ वाई क्या होता है, नेगेटिव। मैं कह दूं कि इधर से कोई बंदा गया इस डायरेक्शन में, मान लो 2 मीटर, तो वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में। अब यही बंदा मान लो इधर चला गया 2 मीटर, अब वो कहाँ गया, नेगेटिव एक्स में। मान लो ये वेक्टर था ए और ये वेक्टर क्या है बी, तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। तो हम कहेंगे कि मेरा वेक्टर बी है वो क्या है, वेक्टर ए का नेगेटिव है, लगा दिया नेगेटिव साइन। यानी कि डायरेक्शन उल्टी हो जाए पर मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे। डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या रहे, सेम रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। यहाँ अलग से भी बना देता हूँ आपके लिए कि ए मेरा इधर जा रहा है, ठीक है ना, और बी मेरा कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, डायरेक्शन उल्टी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है ना। अब देखिए नाम ही बता रहा है को इनिशियल, वो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो मैं कह दूं इस पॉइंट से कोई वेक्टर ए गया इधर, इसी पॉइंट से कोई वेक्टर बी गया इधर, तो दोनों का देखो इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो दोनों क्या होंगे, को इनिशियल। इसी पॉइंट से कोई वेक्टर सी चला गया इधर, मान लो डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो पर इनिशियल पॉइंट क्या है, इसका भी सेम है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है प्लीज। तो ये भी क्या हो जाएगा, को इनिशियल। तो ये तीनों क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर हो गए, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। को लीनियर, वो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो या ना हो पर वो किस में लगने चाहिए, पैरेलल स्ट्रेट लाइंस में। तो मैं कोलिनियर वेक्टर भी बता देता हूं आपको। देखो ये है कोई वेक्टर ए मान लो,
ये है कोई वेक्टर बी मान लो, ये है कोई वेक्टर सी मान लो। अब देखो इन तीनों की ही लेंथ अलग अलग है, तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अलग अलग। आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। बट तीनों के तीनों एक ही लाइन पर एक्ट कर रहे हैं, पैरेलल पैरेलल स्ट्रेट लाइन पर। तो आप क्या कहेंगे, वेक्टर ए बी एंड सी आर कोलिनियर इन नेचर। ठीक है ना, नेचर में क्या है, कोलिनियर, यानी कि जिनका मैग्नीट्यूड चाहे इक्वल हो चाहे ना हो, लेकिन पैरेलल स्ट्रेट लाइन में एक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक और अगर वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर डी कह दूँ, इसका मैग्नीट्यूड ए के बराबर है, तो भी ये कोलिनियर है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर भी हैं और कोलिनियर वेक्टर भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर। नाम ही बता रहे हैं जो एक ही प्लेन में एक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया मेरा एक्स, ये क्या हो गया मेरा वाई, इधर कोई वेक्टर ए है, इधर कोई वेक्टर क्या है बी है, दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों वेक्टर क्या होंगे मेरे, कोप्लेनर वेक्टर होंगे। ठीक है, तो ये था कोप्लेनर वेक्टर। बेटा ज़्यादा लेंथी नहीं खींचेंगे वीडियो को। ठीक है, एक वेक्टर और करवा देता हूँ, चलो एक और बता देता हूँ मैं आपको, और उनका नाम है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ठीक है ना, इनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। वो वेक्टर जो विच आर, दीज आर दोज वेक्टर्स विच आर, सेंटेंस पूरा कर लेना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि वो वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एक्स डायरेक्शन में मान लो कोई वेक्टर है और इधर वाई डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई आर ऑर्थोगोनल, कह सकते हैं इनको, ये क्या है, ऑर्थोगोनल से। तीन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बेटा हम बहुत बार बार पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं उन तीनों के बता भी देता हूँ आपको। देखो ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इधर x है मान लो, इधर y है मान लो, और मैं मान लेता हूँ इस ओरिजिन से इधर मेरा है z। ठीक है ना, अब तीन वेक्टर कौन से देखो, x डायरेक्शन में जो वेक्टर जाता है अपना, उसको मैं i कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। y डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा मेरा वो j कैप हो जाएगा, और z डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, k कैप। अब देख लो आई कैप, जे कैप एंड के कैप, तो आई कैप तो बेटा हमारा किस में चला जाएगा, एक्स डायरेक्शन में, जे कैप हमारा किस में चला जाएगा, वाई डायरेक्शन में, और के कैप हमारा किस में चला जाएगा, जेड डायरेक्शन में। और हमें पता है एक्स और वाई के बीच में एंगल 90 डिग्री का है, एक्स और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का, वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का है। तो वेक्टर आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या हो जाएंगे, आर ऑर्थोगोनल, तो ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे। और क्योंकि इनके ऊपर कैप लगी हुई है तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेरी गुड, 1 यूनिट। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा, आपका 1 यूनिट के। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।